गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपना जो ऑक्सीलेटर का चैप्टर चल रहा था उसी में अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हार्टले ऑक्सीलेटर किया था, कोलपिट ऑक्सीलेटर किया था। आज अपन जो है अब क्लैप ऑक्सीलेटर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर अपन कोलपिट ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम देखें और क्लैप ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम देखें तो दोनों में क्या चेंजेस किया है वो देखो। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोलपिट ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो, ये कोलपिट ऑक्सीलेटर है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये टैंक सर्किट होता है, ठीक है। तो कोलपिट और क्लैप ऑक्सीलेटर के सर्किट डायग्राम की कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, कोलपिट ऑक्सीलेटर के टैंक सर्किट में, ठीक है, कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में और इनके पैरेलल में इंडक्टर L लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब अपन क्लैप ऑक्सीलेटर का सर्किट देखते हैं तो इसके टैंक सर्किट में क्या है, देखो C1 C2 सीरीज में है, इनके पैरेलल में इंडक्टर L और उसके सीरीज में कैपेसिटर C3 लगा हुआ है। यानी अगर अपन कोलपिट ऑक्सीलेटर के टैंक सर्किट में इंडक्टर के सीरीज में कैपेसिटर C3 जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है कनेक्ट कर दे तो कौन सा ऑक्सीलेटर बन जाएगा, क्लैप ऑक्सीलेटर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्लैप ऑक्सीलेटर जो है कोलपिट ऑक्सीलेटर का इनहेंस्ड रूप है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यह ऑक्सीलेटर सर्किट कोलपिट ऑक्सीलेटर सर्किट का इनहेंस्ड रूप है। इसमें टैंक सर्किट की कोयल L के श्रेणी क्रम में एक अत्यंत अल्प मान का कैपेसिटर C3 कनेक्ट किया जाता है। अब C3 अपन ने क्यों लगाया वो देखो। इस प्रकार यह सर्किट लगभग स्थिर मान की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यानी अगर अपने को स्टेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसीलिए अपन ने जो है कैपेसिटर C3 कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब कैपेसिटर C3 कनेक्ट करने से देखो एक एडवांटेज और मिलती है, वो क्या है, इसके अतिरिक्त इस सर्किट के द्वारा पैदा की गई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर के स्ट्रे कैपेसिटेंस का प्रभाव कैपेसिटर C3 के द्वारा न्यूट्रलाइज हो सकता है। यानी ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रे कैपेसिटेंस इफेक्ट है वो अपन C3 लगाने के बाद क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर इस सर्किट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम कोलपिट ऑक्सीलेटर की तरह ही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इसके सर्किट के भी दो पार्ट होते हैं, ये एम्पलीफायर होता है, कॉमन इमिटर एज एन एम्पलीफायर सर्किट, ये टैंक सर्किट होता है, ठीक है। एम्पलीफायर में अपन ने NPN ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है। रेजिस्टेंस R1 R2 RE इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। C जो है ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है। RC जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस करके अपन ने RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल लगाया जो AC और DC के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। CC जो है ये जो है कपलिंग कैपेसिटर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन टैंक सर्किट में आते हैं तो टैंक सर्किट में क्या है, टैंक सर्किट में C1 और C2 दो सीरीज में कैपेसिटर लगा रखे हैं, इनके पैरेलल में इंडक्टर L और उसके श्रेणी क्रम में कैपेसिटर C3 अल्प मान का स्मॉल वैल्यू का अपन लगाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका वर्किंग देखो, जैसे ही पावर सप्लाई ऑन करेंगे R1 के अक्रॉस में नॉइस वोल्टेज जनरेट होगा, वो नॉइस वोल्टेज ट्रांजिस्टर T1 पे अप्लाई करेंगे। ट्रांजिस्टर T1 क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और यहाँ पे अपने को आउटपुट में मिल जाएगा जो 180 डिग्री के फेज पे होगा। उस आउटपुट को अपन ने इस टैंक सर्किट को दिया। ये टैंक सर्किट में क्या होगा, कैपेसिटर C1 और C2 दोनों चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों फुली चार्ज हो जाएंगे तो L और C के थ्रू डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। यानी क्या हुआ, कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में थी, जब इंडक्टर में स्टोर होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये इनके थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस होगा इसमें क्या उत्पन्न होगा, ऑक्सीलेशन उत्पन्न होगा, ठीक है। और टैंक सर्किट क्या करेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा, तो टोटल फेज शिफ्ट जो है 360 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा, अब ये जो टैंक सर्किट है यहां से अपने को फीडबैक मिलेगा और वो फीडबैक ट्रांजिस्टर के इनपुट में वापस अप्लाई करेंगे। यहां से जो आउटपुट है, तो जो
अपनी जो एनर्जी जो थी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। उस लॉस को जो है यहां से जो सिग्नल मिलेगा, यहां से जो सिग्नल मिलेगा वो उसको कंपनसेट कर देगा और फाइनली अपने को आउटपुट में सस्टेंडेड ऑक्सीलेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होता है एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। अब देखो कैपेसिटर C1, C2 और C3 लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1/1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर C3 की वैल्यू C1 C2 के कंपैरिजन में काफी कम है तो देखो क्या करेंगे, 1/C3 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यानी 1/C1 1/C2 ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या आ गई, एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC3। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखो, द क्लैप ऑक्सीलेटर पोजेज हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी देन अदर ऑक्सीलेटर। जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो क्लैप ऑक्सीलेटर की बाकी ऑक्सीलेटर से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इंक्रीज और करनी है तो इस पूरे सिस्टम को अपन क्या करते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के चैम्बर में जो है पैक कर देते हैं। We increase the frequency stability of clap oscillator by enclosing the entire circuit of the oscillator in a constant temperature zone। कांस्टेंट टेम्परेचर जोन में इसको जो है पैक कर देंगे। ये कौन सा हो गया अपना क्लैप ऑक्सीलेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।